नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस मौके पर नागरिकों ने अपने क्षेत्रीय और व्यक्तिगत मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भी उपस्थित लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के इस मंच को जारी रखने और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम की पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को बजट 2026 से 27 की प्रमुख विशेषताओं से अवगत करवाया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश का यह बजट नवाचार पर आधारित एक ऐतिहासिक बजट है, जो नव निर्माण की 9 वर्षों की सतत गतिशील यात्रा को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश ने उद्यमशीलता, नवाचार और आधारभूत सशक्त आधारशिला रखी है। यह बजट उसी मजबूत नींव पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफल भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेशवासियों की नई आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। और इसके साथ ही जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बजट में क्या कुछ अहम है, और इसके साथ ही बताते हैं कि टेक्नोलॉजी से भविष्य का निर्माण होगा। युवाओं की आकांक्षाएं इस पे पूरी होती हुई नजर आएंगी और मजबूत आधारशिला पर नया विकास होगा। और यह हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी का बजट 9 वर्षों की विकास यात्रा इससे और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बजट देगा प्रदेश को नई दिशा। और ये जीएफएक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी बजट 2026-27 में यूपी का बजट नवाचार आधारित ऐतिहासिक बजट है। 9 वर्षों की विकास यात्रा सतत प्रगति पर है और बजट नव आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की और कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अथॉरिटी का इसमें गठन होगा। बजट में एआई और टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस किया गया है। एआई मिशन और एआई डेटा लैब की स्थापना होगी। डेटा सेंटर से यूपी बनेगा वैश्विक केंद्र और 25 लाख युवाओं को नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा, प्रोत्साहन होगा। ओडीओपी और स्टार्टअप्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। यूपी बन रहा है निवेश का प्रमुख डेस्टिनेशन। युवाओं के सपनों को यह आकार मिलता हुआ नजर आ रहा है और युवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। मंडल मुख्यालयों में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी। महिला उद्यमिता की नई योजनाएं प्रस्तावित है। महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू होगी। बिना टैक्स बढ़ाए विकास की निरंतर रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 9.12 लाख करोड़ का बजट जन कल्याण केंद्रित रूप में स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। युवा, महिला, किसान, गरीब की आकांक्षाओं को इससे बल मिलेगा और युवाओं से अपील है कि योजनाओं का लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा, सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विधायकों को विचार करने का अवसर और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस होगी और इसके साथ ही सत्ता पक्ष को विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा। सदन के हंगामेदार रहने की पहले 750 था, अब हम उसको 1500 कर दिए हैं और इसके अतिरिक्त हम उनका लगातार हम उनके संपर्क में रहते हैं। ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं। आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी है और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा, जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब जो वैसी तक बैठिए जाएंगे तब इनका परेशानी हो रही है। परेशानी क्या हो रही? परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, 2 बैलों की कथा, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगे वाला नाई है। ये समझ लो अच्छी तरह तेरे, केवल ये मुंगरी लाल का हसीन सपना है, कुछ ना हो वाला बात। अभी देखते हैं कि आधे भी नहीं बची हो। अगली दाएं जब चुनाव हो 27 में यहां अभी जो अत्ते हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कहके वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का, कबहू जनता साथ खड़े नहीं है। ये इनका काम चाहिए, बंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं थे। मानी संदीप जी जो पूछी है, संदीप जी की बात से हम सहमत हैं। हम रहे की व्यवस्था कई दिए हैं सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम बा और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ था। और बता दें
जो मात्र का अवकाश खातिर कहा गया है, मात्र का अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिल रहा है। और जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम, साजिश सब हम कर रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके पलट के देख लो, और कौन बात हो बताओ, वो कर दे। आपने कौन सी बोली में बोला? ये अवधि में बोला आपने? तो सारे सदस्य अपना अपना बोला करें इसमें अपनी अपनी भाषा में। प्रश्न क्या 3 श्री कमाल लगता। अब आ गया जवाब। बहनों से क्यों करवाते हैं? सवाल ये था, तो शुरू से करवाया जा रहा है, कोई नया काम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, वो जब से था तभी से करवाया, कोई नई परंपरा, कोई नई परंपरा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित यात्रा सिंगापुर और जापान यात्रा पर और 22 से 27 फरवरी के बीच यह यात्रा हो सकती है। सीएम के साथ एक डेलीगेशन भी जाएगा। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की यात्रा संभावित है और इसके साथ ही 22 से 27 फरवरी के बीच यह यात्रा होगी। सीएम के साथ एक डेलीगेशन भी जाएगा। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभावित यात्रा सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रहेंगे। 22 से 27 फरवरी के बीच यह यात्रा होगी और सीएम के साथ एक डेलीगेशन भी जाएगा। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित कई महत्वपूर्ण जिलों की अदालतें इस धमकी की जद में रही हैं। हालांकि पुलिस की जांच में इसे फिलहाल बता दें कि फर्जी धमकी माना जा रहा है और पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इसी तरह की धमकियां पटना की अदालतों को भी मिली थी। ऐसे में जांच एजेंसियां इसे एक चेन ऑफ इवेंट्स के रूप में देख रही है। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला जज संजीव शुक्ला के निर्देश पर न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध ईमेल की जांच की है। आजमगढ़ की दीवानी न्यायालय में बम की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। न्यायालय परिसर खाली कराया गया और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की गई है। सूचना सुबह हाईकोर्ट को भेजे गए ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी और इसके साथ ही अमरोहा और लखनऊ की अदालतों को भी इसी प्रकार की धमकी भरा ईमेल मिला है और ईमेल में जज के चैम्बर में 12 RDX लगाए जाने का दावा किया गया। दोपहर 12:15 पर परिसर खाली कराने की चेतावनी दी गई। साइबर सेल की शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी भरा ईमेल आउटलुक के माध्यम से भेजा गया है। फिलहाल सभी प्रभावित जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साइबर विशेषज्ञ ईमेल के स्रोत की जांच में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, एक रूटीन चेकिंग अभियान है। इसमें चूंकि 2-3 दिन पहले जो एक बार पहले चेकिंग गई थी, उसी के क्रम में इस बार सुरक्षा के लिए दृष्टि से और हमारे यहाँ पर जितनी जो कचहरी सुरक्षा पहले से डिप्लॉयड है, उसके अलावा जो थाना कैंट की टीम, कुछ अन्य इंस्पेक्टर्स और इसके अलावा PAC, डॉग स्क्वाड और BDS की टीम के साथ मिलकर एक बार दोबारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जितने हमारे सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही लोग यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनको भी कुछ हिदायत दी गई है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो और सजग रह के अपने कार्य को करें। पॉइंट्स जो है, जिन पॉइंट्स हैं आपके ड्यूटी करने के, वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था क्या बढ़ाई गई है? और देखिए, रूटीन चेकिंग फोर्स लगी हुई है जो पहले हमारी कचहरी सुरक्षा में है। उसके अलावा आज चेकिंग अभियान है। हम देख रहे हैं कि जो जितने हमारी जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उस मान का रूप कार्य होता रहे, उसी को सुनिश्चित कराने के लिए किया जा रहा है। हम फोर्स को मतलब हमने रैशनलाइज किया है, कुछ लोगों को इसके अंदर डिप्लॉय भी ज्यादा किया है, लेकिन ये है कि ये अपने ही काम को अच्छे तरीके से करे, इसीलिए एक रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जाए। प्याज में सफाई है, प्रशासन लगा इसकी खोजबीन हो रही है, देखिए क्या मामला बनता है। लेकिन भाई अगर सुरक्षा से देखा जाए तो जब हुआ है कहीं मामला बना हुआ तो लगा है। तो प्रशासन ने बताया कि कब उनको ईमेल मिली है ये सब चीजों का?
प्रशासन सीधे साफ बता रहे थे कहीं से कोई मामला मिला कि ऐसे ऐसे बातें हैं। जैसे बनारस में था, इसके कुछ दिन पहले बनारस में ऐसे मामले थे, वहाँ लोग करके सभी लोग जांच पड़ताल करके शुरू कर दिए। मैं काफी सुरक्षित हुए, प्रशासन सुरक्षित हो गए। इसी तरह यहाँ फवाह मिली है, प्रशासन लगा है, अगर मामला सुरक्षित हो जाएगा सबसे बेहतर है। भाई सबको अपने प्राण की सुरक्षा करने के लिए अधिकार है। धन्यवाद। संजय जी, आज न्यायालय में आप लोग की एंट्री बैंड हो गई, क्या कारण है? आज हम लोग जब न्यायालय में आए तो पता चला है कि न्यायालय में कोई बम वम या किस तरीके का सूचना प्राप्त हुई है इंटेलिजेंस से। तो सभी अधिवक्ता और जितने मुवक्किल वगैरह हैं सब हम लोग बाहर आ गए हैं ताकि इस तरीके का सूचना मिले। बाकी गतिविधियां जो है आगे पर अंदर प्रशासन लगी है, देख रही है किस तरीके की गतिविधियां हो रही है। मनोज सिंह जी, न्यायालय में आप लोग की एंट्री बैंड हो गई, क्या आप लोगों ने पता किया क्या कारण है, क्यों बच्चे? जैसे ही हम लोग कोर्ट परिसर में आए तो सीओ साहब द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ बम की अफवाह है और उसी के मद्देनजर पूरे बार को सूचना दी गई। सारे लोग जो है एक दूसरे को सहयोग करते हुए शहरी परिषद को तुरंत खाली किए हैं। पटाख स्क्वाड वगैरह बम निरोधक दस्ता अंदर जो अपनी जांच कर रहे हैं। लगातार अफवाहें फैल रही हैं ये कि कभी बनारस का आ रहा है, कभी लखनऊ है, कभी अन्य जिलों का आ रहा है, बम से उड़ाने की धमकी, इसमें क्या लगता है आपको? अब इस विषय को तो प्रशासन को डील आउट करना है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर भाई सकते। प्रशासन के पास तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और तमाम उनके पास उसी सूचना पे तो आज ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये चीजें आखिर हो रही हैं, अगर न्यायालय में हो रहा है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। ये स्वाभाविक सी बड़ी बात है। इसी के मद्देनजर जो है आज यहाँ ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पूरे न्यायालय परिषद को चेक किया जा रहा है। इसमें फरियादियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि एडवोकेट लोगों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन बिना सहयोग, एक दूसरे के सहयोग की चीज का समाधान नहीं हो सकता है। सबकी सुरक्षा सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? हरिकेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हरिकेश जी, हाँ, न्यायालय को अफवाह फैली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, क्या है मामला? तो चारों तरफ से तो क्लाइंट, वकील सब लोग बाहर आ गए, गाड़ियों का आवागमन जारी है। कम से कम बंद तो होना चाहिए, चारों तरफ अलर्ट होना चाहिए ना। ये तो आरोप, ये व्यवस्था जो है किस तरह की है? अफवाह तो ये फैली है कि न्यायालय परिसर को उड़ा दिया जाएगा। परिसर को उड़ा दिया जाएगा, अगर रोडवे को उड़ा दिया जाए तो क्या होगा? कम से कम ये रास्ता बंद होनी चाहिए। ये तो अभी तत्काल तुरंत जो है ये कप्तान साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ से खाली कराना चाहिए। यहाँ से पूरा पहले तो बंद करिए, पहले रोड बंद करिए भाई। कोई गाड़ी में ही बम रख के चला आए तो क्या होगा? हाँ, ये कहाँ प्रशासन सो रहा है? को सबसे पहले चाहिए कि मेन रोड को बंद कर दिया जाए। मेन रोड बंद करे ना चारों तरफ आने वाले रोड को, ये बंद करे, इसके बाद शांति हो। कम से कम जो है अंदर वो तो सुरक्षित रहे। ठीक। देखिए, आज कोर्ट के मेल पर एक थ्रेट ईमेल प्राप्त हुआ था। उस थ्रेट ईमेल का तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारीगण के निर्देश में तत्काल मेरे द्वारा, एसपी साहब द्वारा, LIU द्वारा टीम को इकट्ठा किया गया, जिसमें थाना सिविल लाइन की, कोर्ट सिक्योरिटी की, LIU की टीम अपने इक्विपमेंट्स के साथ हम लोगों के द्वारा यहाँ पर एकत्रित होकर तत्काल पूरे न्यायालय परिसर की इंपॉर्टेंट पॉइंट के सघन चेकिंग की गई है। पूरा इसको सैनिटाइज कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु मिले हैं, संदिग्ध वस्तुओं की भी सघन चेकिंग कराई गई है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। अन्य सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोर्ट की सिक्योरिटी को हम लोग सारे बैगेज स्कैनर वर्किंग कंडीशन में है, मैं स्पष्ट कर दूं। इसके अतिरिक्त एक्सेस कंट्रोल्ड है, जो एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपने कहा, वो पहले से डेजिग्नेटेड है। सभी पर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इसमें बार की भी सहायता ली जाएगी ताकि वकीलों से समन्वय स्थापित करके हम लोग सघन चेकिंग को करा सकते। मेल की जांच भी की जा रही है। इसमें मेल का जो सोर्स है, ये सारे बैठने की जिसको हम लोग ट्रेस करके उस पर भी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, अभी जो भी मैंने आपको बताया, न्यायालय की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल है उनका अनुपालन किया जा रहा है और चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, उसमें हम लोग सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी फोर्स बना। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का। आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से और लखनऊ से हमारे साथ अमन प्रधान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करूंगी। आदित्य, क्या कुछ जानकारी है और किस तरह से अब जांच की जा रही है और पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आदित्य।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको बता दूं, मेरठ कचहरी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, सबको ही बम से उड़ाने की एक ईमेल थ्रेड प्राप्त हुई है। इसी के साथ आपको बता दूं, जब से ये ईमेल प्राप्त हुई है, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जो सीओ हो, CLI हो या थाना पुलिस हो, इसके अलावा एसपी और जिलाधिकारी सब सड़कों पे हैं। कचहरी की जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी जो पुलिस कर्मियों ने बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो मशीन है उन्हें दुरुस्त करवाया गया है। चेकिंग पूरी तरीके से हुई है। इसी के साथ बाढ़ के काउंसिल के चुनाव भी होने, ऐसे में जो कचहरी में आवागमन है वो ज्यादा हो चुका है। इसी के साथ 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम में मिले थे। ऐसे में ये ईमेल प्राप्त होना सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चुनौती हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक-चौबंद कचहरी में कर दी गई है, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। आदित्य, आखिर अगर बात की जाए इन मेलों की, तो कितने समय से ये मेल आती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल 2 दिन पहले भी ये ईमेल प्राप्त हुई है, आज भी प्राप्त हुई है। पुलिस प्रशासन ईमेल का संज्ञान ले रहा है। इसी के साथ ईमेल की भी जांच कर रहा है, कहाँ से ये प्राप्त हुई है। और आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने चेकिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी पुलिसकर्मी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है आदित्य, आपका रुक करूंगी। हमारे साथ अमन भी जुड़े हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है? लगातार ईमेल भेजे जा रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है इस तरह की ईमेल भेजना, या अगर ये अफवाह है तो किस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? अमन, बात की जाए महाशिवरात्रि से एक दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जब अपना एक ट्विटर पे अपना पोस्ट शेयर किया था, उसके बाद से ही ये पूरे जो मेल आने का अनोनिमस मेल है, अनोनिमस सर्वर की तरफ से लगातार मेल भेजी जा रही है। बात की जाए शिवरात्रि से 2 दिन पहले भी मेल भेजा गया था और आज फिर से एक मेल भेजा गया, यानी कि जिस तरीके से बात की जाए लगातार एनोनिमस जो मेल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लगभग 19 जो जिले हैं वहां पर जो मेल है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज और अयोध्या ये एक बड़े शहर माने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पर जो धार्मिक जो प्रतिष्ठान है वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो साफ तौर पर इस तरीके के एनोनिमस जो मेल्स हैं उनकी जो अभियान है पुलिस द्वारा वो लगातार किया जा रहा है। कोर्ट परिसर की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात की जाए, चाहे ATF की बात की जाए या डॉग स्क्वाड की बात की जाए या BDS टीम की बात की जाए, तो लगातार सभी टीमें लगातार सघन अभियान चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर ये पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो एनोनिमस जो मेल्स है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट नहीं है, बल्कि एक अफवाह के तरीके देखे जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की मेल्स की अगर बात की जाए तो बिहार के पटना से भी इस तरीके के मेल्स आने के सामने आए थे। और जिस तरीके से बात की जाए पिछले वर्ष भी इस तरीके के जो मेल्स हैं वो भी वाराणसी और लखनऊ में मिले थे। तो खास तौर पर अभी फिलहाल पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस इन सभी मामले पर जो ये सब जो मेल्स हैं इनको फिलहाल अफवाह मान रही है और लगातार किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसके लिए लगातार जो सघन अभियान है वो कोर्ट परिसर से लेकर सभी उन सभी जगहों पर निगरानी रख रहा है जहां पर जो भीड़ भरे इलाके हैं, यानी कि कोर्ट परिसर में सभी जो वकील हैं और जितने भी लोग कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं सभी को पुलिस द्वारा हिदायत दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वस्तु हो जो कि आप द्वारा वहां नहीं रखे गए तो उन सभी वस्तुओं को पहले ना छुए, पहले पुलिस को सूचना करे, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसी वस्तुएं भी कहीं ना कहीं प्लांट की जा सकती है। साफ तौर पर सभी लोगों को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर एनोनिमस चीजें अगर दिख रही हैं आपको तो पहले उसको छूने से पहले आप पुलिस को फिलहाल सूचना दें। बस अमन, अगर देखा जाए अगर ये अफवाहें हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, तो प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई देखी जाएगी ताकि ये अफवाहें हकीकत में न बदले? देखिए सबसे बड़ा अगर बात की जाए पुलिस की अगर तो जो इस तरीके के मेल्स है उनको काउंटर करना पड़ेगा। फिलहाल जो सर्वर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर का बहुत बड़ा रोल है कि सर्वर से ही जानकारी मिल सकती है कि मेल कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। तो पहले तो सभी जो मेल्स हैं उनको वेरीफाई करना जरूरी है कि ये एनोनिमस मेल्स है या फिर किसी जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं। तो खासतौर पर जो पुलिस है प्राथमिक तौर से ये सभी एनोनिमस जो मेल्स हैं उनकी
जो थ्रेट है, यानी कि जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, उनका जो सर्वर है, उनको जानकारी करने में लगी हुई है। फिलहाल उसके साथ साथ जो कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर में भी लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर आप दिखती है तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के मेल्स आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है ये, लेकिन साफतौर पर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान भी कर रही है और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए लखनऊ की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, तमाम ऐसे बड़े बड़े जगह हैं जहां पर लगातार जो पुलिस है वो कोर्ट परिसर से लेकर सड़कों तक लगातार सघन अभियान चला रही है और किसी भी तरीके की घटना से निपटने के लिए लगातार सतर्क भी नजर आ रही है। बस ठीक है अमन। आदित्य, आपका रुख करूंगी। आदित्य, आखिर क्या वजह हो सकती है और क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे इस तरह का भ्रम फैलाना या अफवाह फैलाना, या अगर ये हकीकत भी है तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे आदित्य? शरारती तत्व जो है वो एक्टिव हो जाते हैं या इसे आतंकी गतिविधि से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस को इन को नजरअंदाज ना करके सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी से भी निगरानी करी जा रही है। इसके अलावा वकीलों को भी दिशा निर्देश दिया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या वस्तु दिखती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क किया जाए। ठीक है अमन और आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ का दौरा है। 17 से 18 फरवरी को संघ प्रमुख का लखनऊ का दौरा। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत भागवत करेंगे बैठक और 17 और 18 फरवरी को 4 प्रमुख बैठकें करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख का लखनऊ का दौरा है। 17 से 18 फरवरी को संघ प्रमुख का लखनऊ का दौरा और संघ के शताब्दी वर्ष के तहत भागवत करेंगे बैठक और 17 और 18 फरवरी को 4 प्रमुख बैठकें करेंगे। कृष्णा कुमार बिश्नोई पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जिले की पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई बता दें कि कबाड़ा व्यापारी से अवैध वसूली की शिकायत की बात की गई। जानकारी के अनुसार संभल में कबाड़ी व्यापारी आस मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि एसओजी टीम ने उसे पकड़कर 30,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। शिकायत की जांच के बाद एसओजी प्रभारी कुल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में एसओजी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार के 7 सिपाही अशरद, कुलवत सिंह और बता दें कि विवेक कुमार, विजेश तोमर, आयुष और हरीश शामिल हैं। आरोप यह भी है कि टीम ने एक अन्य मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया था। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर यह एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन प्रथम हाथरस के थाना शादाबाद क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त हेमंत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसओजी टीम और शादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बता दें कि ये मुठभेड़ हुई है और आरोपी के पैर में गोली लगी है। हेमंत 5 फरवरी 2026 को चंद्रा फार्म हाउस के पास भारतीय सेना के सैनिक अखिलेश कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में वंचित था। घटना उस समय हुई जब सैनिक अदालत से लौट रहे थे। इस हत्याकांड में 4 आरोपी पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं और एसपी ने 10 फरवरी को हेमंत पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है।
26 को एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना सादाबाद में 5 तारीख को जो हत्या हुई थी उसका एक अभियुक्त मई बम्बा की तरफ से मथुरा जाने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा विद्युत बम्बा पर चेकिंग की जा रही थी। सभी एक मोटरसाइकिल सवार की पुलिस पार्टी को देखकर हड़बड़ाकर जिसकी मोटरसाइकिल गिर गई तथा उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में उसके पैर में एक गोली लगी है। अभियुक्त का नाम हेमंत पुत्र जदवी है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त को उपचार हेतु सीएससी अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर अध्ययन बल में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।